हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड आपके प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। एंड हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे मेरी वीडियोस। एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम 15 क्वेश्चंस रोज कर रहे हैं, डेली हम 15 क्वेश्चंस की वीडियो देते हैं आपको ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट। 1 to 15 हम सी टेट एग्ज़ाम जो हुआ था एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर सॉल्व किया था हमने, 15 तक कर लिया था। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक व दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। बात किसकी चल रही है? बात चल रही है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार करने की। तो ऑप्शन ए, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ये तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, उन्हें सब आवश्यकता तो सभी विद्यार्थियों को होती है। नेक्स्ट बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। यस, उन्हें सभी नियमित विद्यालयों में अधिकार दिया गया है कि वो वहाँ पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ये। उन्हें पृथक करें, उनकी शिक्षा किसी विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। केवल व्यावसायिक परीक्षण देना चाहिए। नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो समावेशी शिक्षा की और जो बच्चे हैं उन्हें नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तो 16 का बी इज करेक्ट। ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें दिया है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है। ऑप्शन ए, इसमें अधिगम केंद्रित विधि बताई है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं, बात सही है। या बी, उन विधियों को अपनाएं जिसमें शिक्षक मुख्यकर्ता के रूप में पात्र होता है। या सी, शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। या डी, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो हम सीधे सीधे जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। वे विधियां अपनाएंगे जिसमें जो अधिगम में जिसमें सीखने में जो सिखाने वाला है उसको प्रयास और पहल सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है। हम उस विधि को नहीं अपनाएंगे जिसमें शिक्षक मुख्यकर्ता हो। ठीक है, नहीं। और शिक्षक अधिगम के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाले, नहीं। और परंपरागत व्याख्यात्मक विधि तो हम अपनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम जाएंगे 17 का ए इज करेक्ट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए सबसे बेस्ट है। सीखने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या रटकर याद करना। देखिए, बच्चों को रटकर याद नहीं कराना है, अनुकरण नहीं सीखना है, हमें नकल करके नहीं सीखना है। अर्थ निर्माण नहीं, हमें समझाएंगे अनुबंधन के साथ। अनुबंधन होता क्या है? अनुबंधन होता क्या है? अनुबंधन वह है, एक तरह से हमें क्या दे दी जाती है? परिस्थिति। और ऐसे परिस्थिति, ऐसा वातावरण ही हमको सिखाता है। हम जो भी सीखते हैं हम वातावरण पे डिपेंड करता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। जैसा अच्छा वातावरण होगा तो हमारा अधिगम भी सुगम होगा, हम अच्छे से अधिगम को सीख पाएंगे हम, और हमारा सीखना प्रभावी रहेगा। अब जानते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 का सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है। पियाजे और वाइगोस्की जो होते हैं कह रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा रहेगा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हाँ, करेक्ट बात है। और शिक्षक द्वारा पुनर्वन किया जाना, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाना, शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं, शिक्षार्थी कभी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं। और उद्दीपक और अनुक्रिया के साथ जोड़ना नहीं, शिक्षक द्वारा पुनर्वन किया जाना। हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए 19 का ए इज करेक्ट। अब कैसे करेक्ट? प्याजे और वाइगोस्की हैं, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के देखते हुए वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ा है। और जो हमारे प्याजे हैं वो विकासात्मक के हिसाब से चलते हैं, उनकी जो ऑपरेशनल स्टेज हैं वो उनके हिसाब से कहते हैं कि रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम होता है उसमें शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जन किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वो किस पे चलते हैं? वो संज्ञानात्मक विकास की बातें कहते हैं।
वो कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञान है, उसमें बच्चा स्वयं जब असर्जित करता है, तो वो एक सामाजिक माहौल में एक अच्छे से सीख जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन ए के साथ जाएँगे, 19 का ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। ठीक है? हमें आधारभूत सहायता का एक उदाहरण देना है। ऑप्शन पढ़िए, उसे यह बताना है कि वह बार-बार प्रयास कर द्वारा कर सकती है। हाँ, बात सही है, क्योंकि समस्या समाधान करते हैं तो उसमें गलतियाँ होती हैं, तो बार-बार प्रयास करना पड़ता है। समस्या समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना नहीं, हमें बच्चों को भाई प्रेरित नहीं किया है करना है। उसे आधा समाधान द्वारा उदाहरण उपलब्ध कराना नहीं, हमें कराना है तो हम पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करवाएं। ठीक है? उसे कहना है कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती है तब तक घर नहीं आ सकती, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा सीख सकती है, अधिगम कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षार्थी की बात चल रही है और शिक्षक की बात चल रही है, तो समस्या समाधान के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं समस्या समाधान के लिए कहेंगे, तो बच्चों के अंदर अपने आप ये कौशल जो है वो अर्जित होगा। जब ये कौशल प्रोसेस जो है वैसे ही चलता रहेगा, जब ये कौशल उनके अंदर विकसित हो जाएगा समस्या समाधान वाला, और वो अपने आप करना शुरू कर देंगे, तो यह प्रयास जो है ये तो ये कहना ईज़ी है कि बच्चा अधिगम में सफल हो गया सीखने में। ठीक है? ये प्रोसेस जो होती है उसे यह बताना कि ये आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, जब बच्चा अपनी अधिगम प्रक्रिया में खुद ही क्या करने लग जाए, अपने प्रयास द्वारा सॉल्व करने लग जाए। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि उसे यह बताना है कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। 20 का ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियाँ वाले बच्चे हैं, अब उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? कैसे बच्चे हैं? सीखने के लिए विविध शैली वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करोगे? हम उन्हें मोटिवेट करेंगे। हम उन्हें क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। देखिए, ए कार्य और परीक्षण के लिए एक समान सेट देंगे, बी समान निर्देशन देंगे, उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण से प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामित करेंगे, सी विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, परीक्षण को पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे नहीं। हम जाएंगे सीधे सी के साथ, क्योंकि हम परीक्षण के लिए एक समान सेट देंगे गलत, हम एक नामित करेंगे बच्चों द्वारा नहीं। हम जाएंगे सी के साथ। कैसे भाई सी के साथ? जब हम बच्चे को सिखाने के लिए भी शैली वाले बच्चे हैं ना, जब हम सिखाएंगे तो उन्हें उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अलग अलग कार्य करने को देंगे। जब वो विभिन्न कार्यों को कर लेंगे तो फिर उनका उसी के आधार पर उनका क्या लेंगे, परीक्षण लेंगे, टेस्ट लेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा और कि उनका ज्ञान कितना विकसित हुआ है, और उनका अधिगम जो है वो चलता रहेगा। उनके अधिगम में कोई कमी नहीं आएगी। उनका आकलन उनके लिए उन्हें हम क्या करेंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। जब बच्चा जब बच्चा अधिगम होगा, अधिगम सीख जाएगा, करना सीख जाएगा, विभिन्न शैली के बच्चे हैं ना, तो विभिन्न शैली के बच्चे हैं तो वो परीक्षण देंगे। जब उनसे ज़्यादा परीक्षण देंगे, उनका मानसिक विकास हमें पता रहेगा कि उनका मानसिक विकास सुचारू रूप से चल रहा है। 21 का कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट 22। 22 हमारा कह रहा है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहना एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जाता है। देखिए, आजकल जो बच्चों के अंदर गलत अवधारणा बन गई है वो प्रणों से भिन्न होती है, ये बात सही है ना? हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। तो इसे क्या कह सकते हैं? जो अगर हम बात करें आजकल के बच्चों की, किसकी? आजकल के बच्चों की, तो उनमें क्या हो गया है? पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं, उनकी सोच प्रणों से भिन्न होती है। हाँ, बात सही है। बच्चों को समझ में सूक्ष्म भेद करना, उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, गलत बात। बच्चों की गलतियों की व्याख्या करना, रॉन्ग। बच्चों को की सोच प्रणों के समान मानना, रॉन्ग। भाई हम सीधे सीधे जाएंगे कि बच्चे सोच सकते हैं कि उनकी सोच जो है प्रणों से भिन्न होती है, या बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद होता है, या सीखने के प्रति निष्क्रिय रहते हैं, या बच्चों की गलती की व्याख्या के लिए मनुष्य। हम सीधे सीधे जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। पहचाना कि बच्चे सोच सकते हैं, उनकी सोच जो है प्रणों से भिन्न होती है। क्यों? उनकी गलत धारणा की और प्रणों से क्या मतलब है? जब वो धीरे धीरे जब वो बच्चे जो होते हैं, बच्चों की जो सोच होती है आजकल के, वो प्रणों से क्या होती है? भिन्न होती है। क्यों? आजकल के बच्चे जो होते हैं वो गलतियाँ से भी सीखते हैं, गलतियों से भी, जो अपनी गलतियाँ होती हैं उनसे भी सीखते हैं, है ना? बच्चे क्या होते हैं? अपनी गलतियों से भी सीखते हैं।
ठीक है, तो हम सीधे जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 22 का ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका को सर्वोत्तम उचित वर्ण करता है? ए, व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग। बी, बहुपरीक्षण निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य केंद्रित होना, केंद्रीभूत होना, या चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, या प्रथम स्थान के शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। हम जाएंगे 23 ए को पढ़ेंगे। तो व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करना नहीं, क्योंकि हमें एक माध्यमिक विद्यालय की बात चल रही है और कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्ण बताना है कि शिक्षक की भूमिका क्या होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपरीक्षय की निरुत्साही करने के एक आयामी परिप्रेक्ष्य केंद्रीभूत बनाना नहीं, हमें जाना है ऑप्शन सी के साथ। हम बच्चों को चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराएंगे। हम क्या कराएंगे? बच्चों को चर्चाओं के अवसर, जब बच्चे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, तो बहुत एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे एक माध्यमिक विद्यालय में। और शिक्षक की भूमिका यहाँ पे एक सर्वोत्तम उचित वर्ण का काम करेगी। जब बच्चे चर्चा करेंगे तो अपने अधिगम को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी भारी पुरस्कार का उपयोग करने से प्रेरित हो। बी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। डी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाह्य रूप से प्रेरित हो या बाहरी कारणों से प्रेरित हो। हम जाएंगे सी। क्यों? क्यों जाएंगे सी के साथ? भाई, अधिक अभिप्रेरणा और अधिगम की बात चल रही है, और अभिप्रेरणा और अधिगम की बात चल रही है, तो बच्चा जब तक आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। भीतरी प्रेरणा होनी चाहिए, तभी तो वो सीखने की अंतर्निहित इच्छा रखेगा। तो इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन का काम ही नहीं है, क्योंकि हम पुरस्कार से थोड़ी से प्रेरित करेंगे। बी का नहीं है, क्योंकि प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, तो बोल दिया सीधे। तो अधिगम केवल तभी प्रभावी शिक्षार्थी बाह्य रूप से प्रेरित करना नहीं है, तो हम जाएंगे सी के साथ। 24 का सी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप पढ़ सकते हैं। सीखने के बारे में बात करें, कौन सा कथन एक सत्य है? सीखना जो है शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। देखते हैं अभी। सीखना एक निष्क्रिय घनिष्ठ प्रक्रिया है, या सीखना कौशल के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सीखना का जो है, सीखने के बारे में बात की गई है, तो सामाजिक क्रियाएं ज़्यादा इसमें सुविधा देंगी जब हम सीखेंगे। सीखते कहाँ हैं हम? एक वातावरण में, क्योंकि बच्चों का विकास में वातावरण और समाज दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक और वातावरण, है ना, इन्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। हेरिडिटी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वातावरण, अगर हम विकास की बात करें तो सीखने के लिए सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो ऑप्शन डी, 25 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 26 क्या कहता है? 26 है हमारा कि निम्नलिखित कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, निर्देश, व्याख्यान। भाई, एक महत्वपूर्ण गतिविधि बतानी है जो बच्चों को सिखाने के लिए सक्षम बनाए। ऐसी गतिविधि को क्या कहते हैं? संवाद। भाई, पुरस्कार हो नहीं सकती, व्याख्यान नहीं हो सकती, निर्देश नहीं हो सकते। हम जाएंगे संवाद के साथ। जब बच्चा एक दूसरे से बातचीत करेगा, शिक्षक से बातचीत करेगा अपनी बातों में, तो क्या होगा? वो एक सीखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 26 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में चलता है। नो, विकास जो होता है वो जन्म से किशोर तक के आगे की ओर बढ़ता रहता है, फिर पीछे की ओर। रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बोला है कि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है। क्या चलता है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मरण तक। तो विकास कभी रुकता नहीं है, विकास एक परिवर्तन चलता रहता है। जन्म से किशोर अवस्था का आगे की ओर बढ़ता रहता है, पीछे फिर पीछे की ओर। ये तो रॉन्ग है कथन, ऐसा ये है, बिल्कुल गलत है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। हाँ, बात सही है। विकास जन्म से किशोर अवस्था में होता है बहुत तीव्र गति से। हाँ, बात सही है। सही है भाई, बात सही है, बात गलत है ही नहीं। ठीक है, दोनों बात सही है।
और सीधी रेखा में आगे चलते रहते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा कथन नहीं है। तो विकास जन्म से किशोर अवस्था तक तो नहीं चलता, ये तो जन्म से मृत्युपरांत तक चलता है और बढ़ता ही रहता है, बच्चा सीखता ही रहता है। 27 का ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 28, मध्य बचपन अवधि मिडल चाइल्डहुड कौन सा है? 6 से 11, 10 वर्ष, जन्म से 2 साल या 2 से 6 साल। मैंने आपको बताया था कि मिडल चाइल्डहुड कौन सा होती है? मिडल चाइल्डहुड होती है 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को आकार देने के लिए वातावरण के घटकों की भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन सही है, गलत है, क्या है? व्यक्ति को आकार देने में वातावरण की घटक की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, वातावरण का तो विकास में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, हेरिडिटी का रोल है, वैसे ही वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम जाएंगे ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है, हाँ बात सही भी है। लेकिन अब जाएंगे बी के साथ, ठीक नहीं, क्योंकि बहुत ही शोधकर्ता से सिद्ध किया है कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, विकास किससे इफेक्ट करता है? वातावरण से, पर्यावरण से और हेरिडिटी दोनों से इफेक्ट होता है। तो ये गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब इनके निर्धारित होती है, तो ये हमारा ठीक नहीं है कि बहुत से शोध ये कह सकते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह कह सकती है आनुवंशिक पदार्थ, नहीं, दोनों ही प्रभाव करते हैं, हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी, दोनों ही प्रभावी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 29, हमने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक प्रक्रिया में जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करते हैं, क्योंकि समाजीकरण सीखने के द्वारा, विकास के द्वारा, ये परिपक्वता के द्वारा। बच्चा जब समाज में रहता है तो कैसा दिखता है? समाजीकरण के रूप में सीखता है ना। बच्चा कैसे दिखता है? समाजीकरण, क्या? समाजीकरण, क्योंकि जब वो माध्यम से मानव शिशु समाज का एक सक्रिय सदस्य बन गया तो समाज में रहेगा, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, अधिगम में परिवर्तन लाएगा, जिससे अधिगम आगे बढ़ेगा, और ये समाजीकरण के बिना संभव नहीं है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, 30 का इज करेक्ट। तो आज इतना ही, कल करेंगे हम नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।